मास रिप्रेजेंटेशन जिसको अपन कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन या फिर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड रहेगा वही रिप्रेजेंट करेंगे। बात क्लियर है आपको? ठीक है, वो सारी चीजें कल क्लियर हो चुकी थी, उसके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन मिसिंग लग रहे होंगे, वो आप आराम से कर सकते हो। कैसे? वैलेंसी देख लेना है और वैलेंसी के हिसाब से आप क्या कर लोगे, जो जिस कार्बन को जितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा उतना आप दे दो। ठीक है, हमें उस पॉइंट पर नहीं जाना है, वो आप आराम से कर सकते हो। हमें बस क्या करना है, हमें बस ये जो आपको एक्सटेंडेड फॉर्म्स दिए हुए हैं उनका क्या किसमें कन्वर्ट करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जिन जिन लोगों ने घर पे अपने बुक में करके देखा होगा वो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलो तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं आंसर। ठीक है, सबसे पहला देखो कार्बन गिन लेना है पहले तो, ओके, और कार्बन गिनने के बाद वो जो जिगजैग लाइन बनेगा उसको आराम से बना लेना है। ठीक है, हाँ, कार्बन कहाँ के गिनने हैं, स्ट्रेट चेन में जितने आपको दिख रहे उतने ही गिन लो, बाकी के जो है वो अपन नंबर लगा देंगे आराम से। तो स्ट्रेट चेन में अगर देखते हो तो आपके पास ये 3 6 और 3 9 कार्बन है, बराबर जी, 9 कार्बन है। तो 9 कार्बन के हिसाब से हम क्या करेंगे, चेन बना लेंगे। देखो मतलब जिगजैग वाला चेन जो बोलते थे अपन, ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बोलो भाई दिख रहा है आपको? गिन लेते हैं, हर कॉर्नर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कार्बन एटम, बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब जिन जिन कार्बन पर जो जो चीज लगी हुई है वो वैसे वैसे लगा देंगे। जैसे पहले कार्बन पर हाइड्रोजन ही है, वो दिखाने की जरूरत होती नहीं है। सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में जो कि ये और ये है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है आपका, बराबर। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर चाहे आप ऐसा दिखाओ या चाहे आप ये दोनों लाइन एक ही मतलब एक ही साइड में लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा जब आप निकालते हो तो आपको थोड़ा अच्छा दिखता है ना। देखो ये अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो ये थोड़ा मतलब देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन सिमेट्री जो अपना विजुअल मतलब हमें विजुअली जो बहुत अच्छा लगता है उसके हिसाब से ऐसा सिमेट्री बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसा लिखते हो तो भी सही है, या फिर दोनों जो लाइन है डबल बॉन्ड्स की वो एक ही साइड में लिखते हो तो भी करेक्ट है, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा भी लिख दिया ठीक है, करेक्ट ही रहेगा। ओके जी, आगे 3 कार्बन हो गया, उसके बाद फोर्थ पर हाइड्रोजन है वो तो लग जाएगा आराम से। फिफ्थ पर देखो एक कार्बन है, बराबर, तो एक कार्बन है, मैंने बताया था अगर पीक पर होता है तो ऊपर निकालो, बॉटम में होता है तो फिर से नीचे निकालो, तो ये मैंने निकाल दिया, बराबर है, देख लो 1 2 3 4 5। उसके बाद छठवें कार्बन पे फिर से एक कार्बन है तो उसके लिए ऊपर लाइन निकालूंगा, बराबर है। 7 और 8 कार्बन के बीच में देखो 6 हो गया, 7 और 8 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो चाहो ऐसा निकालते हो या फिर अंदर निकालते हो, कैसे भी निकाल लो, मैं यहाँ पे ऐसे निकालता हूँ क्योंकि इसके बाद भी आपके पास डबल बॉन्ड है तो वो चाहे आप ऐसा निकाल दो या फिर अंदर लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो गया उसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन। सभी का करेक्ट हो गया था, बोलो जी, क्या सभी का मैच हो गया था? पहले का समझ में आ गया है? बस बाकी क्या आप आराम से कर सकते हो। चलो जल्दी जल्दी फटाक से निपटा देते हैं, हमें नया टॉपिक भी तो स्टार्ट करना है ना, तो हमें जगह चाहिए होगी तो ये ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो सेकंड का आंसर है वो मैं ये पे लिखने जा रहा हूँ। देखो जी कितने कार्बन है, फिर से काउंट कर लो, 3 3 6 और 2 8, तो उस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो बहुत आसान है। ठीक है, तो अब देखो इसके आगे जो कुछ लगाना है वो लगा देंगे। सेकंड कार्बन पे एक और कार्बन है तो उसके लिए एक ऊपर डंडी निकाल दिया है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 7 कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको दिखाएंगे ऐसा। बस कहानी खत्म है, अरे कहानी खत्म है ना, हो गया, समझ में आ गया। जैसे कि ये हो गया वैसे इसको भी कर लेते हैं। इसका जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है वो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। ठीक है जी, देखो कार्बन है कितना है आपके पास, एक मतलब ये तो साइक्लोहेक्सेन जैसा दिख रहा है और उसमें आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हम एक साइक्लोहेक्सेन निकाल लेंगे सिंपल सा। ठीक है जी, और डबल बॉन्ड निकालना है तो यहाँ पे निकालना है, तो वो लोग निकाल दिया आपने। ठीक है, वो आपको पता है हर एक कार्बन को बैलेंस करने के लिए उनके हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैंने निकाला नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत समय जाएगा अपना, तो वो आपको पता है ना कि उस कार्बन पर लगने वाला जितना हाइड्रोजन होगा वो वहां पर प्रेजेंट है। अब है बोल दिया है प्रेजेंट है तो खत्म कर दो कहानी। ओके जी, ठीक है, जैसे ये बना लिया है वैसे इसका भी बना लेते हैं ना, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है ना। ठीक है, तो ये हम कौन सा करने जा रहे हैं, फोर्थ, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड और इसका फोर्थ निकाल रहे हैं। तो देखो कार्बन कितने 3 2 5 है जी, तो 1 2 3 4 5 निकल गया। उसके बाद 1 2 3 थर्ड कार्बन के नीचे देखो 2 कार्बन आपको दिए गए हैं।
अब बताया था एक कार्बन होता है तो उसके लिए सिंगल टेंट निकालोगे, दो कार्बन होते हैं तो एक ही लाइन में अगर दोनों को दिखाओगे तो आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर्ली, बराबर है। तो आप कैसे दिखाओगे, या चाहो तो आप ऐसा दिखा दो या फिर चाहो तो आप ऐसा दिखा दो, कैसे भी दिखाओ, मतलब यहाँ वहां पर क्या होना चाहिए, दो अलग अलग कार्बन अलग अलग दिखने चाहिए। तो दोनों में से कोई भी ले लो, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत आसान होता है। बस जो हर एक लाइन निकाल रहे हो ये मान के चलना है कि उसके हर एक कॉर्नर पॉइंट पर कार्बन होगा और उस कार्बन पर जितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है वो वहां पर उतने प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ गई, अगर आपको बात समझ में आ गई है तो इसका भी अपन निकाल लेते हैं। काउंट कर लो कार्बन, 3 3 6 और 1 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, भाई बहुत मजा आ रहा है ना, जिगजैग निकालने में बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद डबल बॉन्ड निकाल लेते हैं, पहला और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये लो निकल गया। उसके बाद थर्ड फोर्थ कार्बन पर और फिफ्थ कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 और 5 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको दिखाएंगे अपन ऐसा, ठीक है। छठवें कार्बन पे आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5, छठवें कार्बन पे आपके पास एक और कार्बन है तो ऊपर निकाल लो ना, ये हो गया कार्बन, बस खत्म है कार्बन। क्रॉस चेक एक बार कर लेना, जो भी आपने बुक में निकालना है निकाला हुआ होगा ना होमवर्क सॉल्व करते वक्त, तो जो भी आपका करेक्ट है उसको टिक करके करेक्ट है करके बोल देना, अगर नहीं होगा तो कहाँ पे गलती है वो एक बार चेक कर लो और उसको भी करेक्ट कर लो, ठीक है। अब ये देख लो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, मतलब बहुत बड़ा आपको दिख रहा होगा लेकिन कुछ खास इसमें है नहीं, अपन आराम से कर सकते हैं। पहले तो साइकिल बनाना है, कितने कार्बन का है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर है, 7 कार्बन का साइकिल है, तो बना लो। अब हेक्सेन तो बनेगा नहीं, साइक्लोहेप्टेन बन रहा है, साइक्लोहेक्सेन नहीं बनना है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा ध्यान देना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। हाँ अभी हो गया है, चलो एक बार मैं हर एक जो कॉर्नर बना है ना उसको मैं मार्क कर देता हूँ, नहीं तो साइकिल में कभी कभी क्या होता है, साइकिल में कभी कभी एक आध कार्बन छूटने के चांसेस होते हैं, बराबर। तो वहां पर थोड़ा ध्यान देना है, जब भी आप साइक्लिक कंपाउंड को बना रहे होंगे तो साइक्लिक कंपाउंड बनाते वक्त कार्बन छूटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप उनके लिए क्या करोगे, हर एक जो डॉट होगा या फिर हर एक जो कॉर्नर होगा उसको बहुत अच्छे से क्या करोगे, एक एक डॉट बना दोगे, बराबर। तो ये ले लो, ये मैं यहाँ पर बना लिया है मैंने, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और 7, तो साइकिल में 7 कार्बन थे जो कि अच्छे से अभी दिख गए हैं, ठीक है। तो देखो आप किसी भी कार्बन को आप कार्बन नंबर 1 मान ले सकते हो। चलो अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 मानता हूँ तो उसी के हिसाब से इसको भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। साइकिल में आपको ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखो स्ट्रेट चेन में बनाना बहुत सिंपल था, दो ही डायरेक्शन हो सकती थी, या तो मैं लेफ्ट से काउंट कर लूँ या फिर राइट से काउंट कर लूँ, लेकिन यहाँ पर मैं काउंटिंग जो है वो किसी भी कार्बन से स्टार्ट कर सकता हूँ ना, साइकिल बन रहा है इसलिए, तो नंबर जो इधर नंबर आप दे रहे हो उसी हिसाब से अगर यहाँ पर निकालते हो तो आपका एग्जैक्टली करेक्ट बनेगा। तो उसी पर ध्यान देते हुए मैं थोड़ा एक बार नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो जिस कार्बन पर जो है उसको वहां पे लगा दो आराम से। जैसे कि सेकंड कार्बन पे आपको दिख रहा होगा 2 और कार्बन है, तो इसको मैं ऐसे देखूंगा, देखो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, बात समझ में आ रही है। उसके बाद थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में क्या आपको एक डबल बॉन्ड मिला है, तो ये ले लो ये डबल बॉन्ड। और देखो साइक्लिक कंपाउंड में जब भी आप डबल बॉन्ड दिखा रहे होंगे ना तो उनको साइकिल के बाहर ना दिखाकर साइकिल के अंदर दिखाना है, ये नया पॉइंट आपको पता चला है, ध्यान रहेगा आपको, बोलो भाई साहब, भाई और बहनों ध्यान रहेगा आपको। मैंने क्या बताया कि जब आप एक साइक्लिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड दिखा रहे होंगे तो बेहतर यही होगा, या फिर करेक्ट नोटेशन ये है कि आप उसका डबल बॉन्ड कहाँ पे दिखाओ, अंदर, अंदर मतलब साइकिल के अंदर दिखाना है, समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे फोर्थ हो गया, फिफ्थ कार्बन पर देख लो आपके पास और 2 कार्बन दिखे तो उनको मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, देखो फिर से वही, ओके। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन में आपके पास बना है डबल बॉन्ड, तो ये लो बना है डबल बॉन्ड, ओके। अब यहाँ पर एक और चीज मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि जो कार्बन है जिन पर जितने कार्बन है उनको अगर मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए लगा दूं तो आपको थोड़ा यहाँ पर एक आइडिया आ जाएगा कि साइक्लिक कंपाउंड में कैसा कैसा हाइड्रोजन लगाया जा सकता है, ओके। थोड़ा ध्यान दे दो, जैसे कि इस कार्बन पर क्योंकि एक कॉर्नर कार्बन है तो उसका एक वैलेंसी खत्म हो चुका था, 3 बाकी थे तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। सिमिलरली इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। अब ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है वहां पर देखो 1 2 3 वैलेंसी खत्म हो चुके हैं, मतलब यहाँ पर एक कार्बन, ठीक है जी। इस पहले कार्बन पर भी आपको 2 हाइड्रोजन की जरूरत है। थर्ड पे देख लो 1 2 3 वैलेंसी खत्म हो चुकी है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो
इस कार्बन की 2 वैलेंसीज ये 3 और ये 4, मतलब हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बात? तो ये इधर भी देख लो 3 हाइड्रोजन लगाए जाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, ये ले लो। इस पर तो जरूरत नहीं है, इस पर 1 हाइड्रोजन की जरूरत है और इस पर कितने 2, तो ये लो। इस तरह आप हाइड्रोजन आराम से लगा सकते हो। समझ में आ रही बात? मतलब अगर मैं ये पूछूं इस क्वेश्चन में, या फिर ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है ना, तो इस स्ट्रक्चर में अगर मैं आपको मान लो मैं स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 5, तो बोलो कितना प्रेजेंट होगा? बात समझ में आ रही क्या? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि नंबर 5 कार्बन जो आपके पास प्रेजेंट है उस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने लगे होंगे। जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या उसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको जब बॉन्ड लाइन नोटेशन पर क्वेश्चन बनेंगे तो इस टाइप के बन सकते हैं। बात समझ में आ रही? ओके जी, तो क्वेश्चन कोई भी बनने दो, आपको पूरा तरीका अच्छे से समझ गया है तो आंसर दे लोगे आप आराम से, बराबर है, दे लोगे। तो जिन जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया था वो एक बार इन सभी क्वेश्चंस को लिख लो। तो उसके लिए अपन थोड़ा 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। लिखने के बाद सभी का अगर लिख के हो जाए तो डन डन करके मैसेज भेज देना है, फिर हम नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे आज। ओके जी, चलो जल्दी जल्दी लिख लो, जिन जिन लोगों ने नहीं लिखा होगा उसके बाद नॉमेनक्लेचर को कर देंगे हम स्टार्ट। क्लियर है यहाँ तक? अगर डन हो गया है तो हम इसके बाद नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डन है सबका? ओके जी, डन 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 डन। चलो, तो अब हम नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, तो 1 मिनट रुक जाओ। नॉमेनक्लेचर में आपको और भी मजा आएगा, है ना? वहां पर हम इन सभी रिप्रेजेंटेशन का यूज करने वाले हैं। तो वहां पर अगर किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आया, तो उनको हम बोलेंगे कि भाई अब तक कहाँ थे हम। ठीक है ना? अगर कोई नया होगा तो उनके लिए तो बताना ही पड़ेगा, चिंता करने की बात नहीं है। ये जो हम आज पढ़े हैं या फिर अब तक जो पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए आज या फिर कल आपको एक बहुत लंबा चौड़ा डीपीपी करके भेज दूंगा। वो आप घर पे एक बार ट्राई करके देख लेना। ठीक है जी, चलो। तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? नॉमेनक्लेचर। ओके, तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो आपके लिए कोई नई चीज तो नहीं है, लेकिन आज मैं क्या करूँ, आपको जो क्लासिफिकेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन में आपको मैंने क्लासिफिकेशन बताया था वो मैंने बोला था बहुत सिंपल सिंपल है, वो बहुत छोटी छोटी चीजों पर बेस्ड था। अब मैंने ये भी बोला था कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको एक अच्छा सा क्लासिफिकेशन दे दूंगा। तो वही क्लासिफिकेशन आप आज हम आप थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, फिर उस क्लासिफिकेशन के बाद आपको ये पता चलेगा कि अगर इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इतने हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन बन रहे हैं तो फिर इनको याद कैसे रखें या फिर इनको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो उसी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या पढ़ते हैं? नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो नॉमेनक्लेचर को स्टार्ट करने के पहले हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन का एक बहुत अच्छा सा सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, जो कि हम चार्ट के फॉर्म में यहाँ पर आज लिखने वाले हैं, वो आपके पास लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो एक हेडिंग लगा लो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ HC। HC मतलब क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं, क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। क्या होता है भाई? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो। या फिर चाहो तो आप हाइड्रोकार्बन या फिर आप यहाँ पर OC भी लिख दो। एक काम कर लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना? चाहे आप हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कर लो या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वन द सेम थिंग। ओके, ठीक है, चलो। तो देखो, इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होता है, जो कि होता है जो आपके हाइड्रोकार्बन है, या तो वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर साइक्लिक चेन के, जो कि मैंने इसके पहले भी बता दिया था। यहाँ पर अपन थोड़ा सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं। अगर आपके हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ओपन या फिर ऐसा मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना, अगर आपके पास जो हाइड्रोकार्बन है वो ओपन चेन टाइप में होते हैं तो उनको हम एक नाम देते हैं, और वो जो नाम होता है वो होता है, आपको याद है मैंने बताया था, ओपन चेन अगर होते हैं तो उनको हमने बोला था असाइक्लिक। ठीक है, ओके जी, असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन बोल दो या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दो, सेम ही चीज है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड में उनके अलावा और भी एलिमेंट होते हैं 8, आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद अगर वो क्लोज चेन में होते हैं, ठीक है जी, क्लोज चेन। क्लोज चेन मतलब आपको पता है साइक्लिक चेन जो बनेगा, ऐसा गोला बन सकता है, ट्रायंगल बन सकता है, उसके बाद हेक्सागोन, पेंटागन, जो कुछ भी बन सकता है क्लोज साइकिल वो वाला। तो उसमें उसको हम नाम क्या देते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। क्या देते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल बोल देते हैं। ठीक है, अब
आपके जो स्ट्रेट चेन है या फिर जो ओपन चेन है उनको भी हम फर्दर अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं। और वो जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम ऐसा कर लेते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। ये कुछ नई चीज तो है नहीं आपके लिए, है कि नई चीज है क्या? नहीं, आपको पता है सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, ये बताने की आपको जरूरत है नहीं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सारी चीजें मैं डिटेल में यहाँ पर लिखने वाला हूँ। अपन ओपन चेन या फिर असाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड, ओके, और दूसरा जिनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये भी आपको पता है, क्या पता है कि अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो तो वहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये देखो, ये मैंने ऐसा दिखा दिया है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ओनली। चलो मैं लिख भी देता हूँ, ओनली कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। ओके भाई, अगर मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करता हूँ तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, बोलो हो सकता है, हो सकता है ना। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे अगर अरेंजमेंट्स वहां पर प्रेजेंट हो तो उन कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या आपको बात क्लियर है? साथ साथ में लिखना है, ठीक है जी, साथ साथ में आपको लिखना है। इसके बाद आपका ये जो साइक्लिक कंपाउंड बना है या फिर जो क्लोज साइकिल जिसको हमने साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे हैं, उनके भी आगे जाके दो अलग क्लास बनते हैं। ठीक है, ये दोनों क्लास क्या क्या होते हैं इन दोनों को मैं यही पे आपको बताने वाला हूँ। एक जिनको हम वो कहते हैं, अब ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक पर से ही उनका नाम आया है, जो कि है एक जिनको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक, ठीक है जी, और दूसरा हम जिसको कहते हैं हेटेरो, ओके जी, साइक्लिक। अब ये होमोसाइक्लिक क्या होता है भाई, हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, ये भी मैं बता दूंगा। देखो, साइकिल जो बनेगा वो ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा साइकिल बनेगा, ठीक है जी, बनेगा नहीं बनेगा, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है सिंपल सा आपको डिफरेंशिएट करके बताने के लिए। देखो, होमोसाइक्लिक जब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में होमो करके नाम मिले या फिर हेटेरो करके नाम मिले तो उनका मैं ओरिजिनल डेफिनेशन बता देता हूँ। होमो मतलब सिमिलर टाइप्स के, हेटेरो मतलब अलग अलग टाइप के, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक मतलब क्या होगा, आपका साइकिल तो बनेगा लेकिन इस साइकिल में जो भी हर एक कॉर्नर पॉइंट होगा, जैसे कि ये देख रहे हैं आपको, तो हर एक कॉर्नर पॉइंट पर सेम ही एटम होगा। जैसे कि यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, मतलब हर एक कॉर्नर पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या, अगर कार्बन हो तो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक। वही अगर हेटेरोसाइक्लिक की आप बात कर रहे हो तो वहां पर कार्बन के अलावा भी दूसरा कोई एटम या एलिमेंट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक साइक्लोहेक्सेन ये जो निकाला है छोटा सा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने मान लो बाकी एटम्स जो है, मतलब कार्बन के अलावा अगर कोई एक बाकी एटम मैंने लेट से यहाँ पर कोई लगा दिया है, कोई भी एटम, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगने वाला एटम है वही, उसी की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे, बराबर। तो देखो, इस साइकिल में कार्बन 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 के अलावा आपको ऑक्सीजन भी दिख रहा है, नाइट्रोजन भी दिख रहा है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते ही है, ये आपको पता ही है। तो ऐसा अगर आपका साइकिल बनता है तो ये किस में आता है, ये आता है हेटेरोसाइक्लिक में। और ऐसा अगर साइकिल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम हो या फिर कार्बन के अलावा कोई भी एक एटम हो लेकिन उतना ही एटम या वही एटम होना चाहिए, तब उनको हम क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। तो अगर इनको मैं डेफिनेशन में लिख दूं तो ये लिख रहा हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर ओनली, या फिर ऐसा कह देते सिमिलर एटम या फिर सेम एटम्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। ठीक है जी, क्या आपको कहानी क्लियर है? अगर साइक्लिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ, मतलब या फिर ऐसा अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड बनता है उसके हर एक कॉर्नर पर सेम ही एटम हो तो वो क्या रहेगा, एक साइक्लिक, उसमें भी एक स्पेसिफिकली होमोसाइक्लिक कंपाउंड रहेगा। वही अगर हेटेरोसाइक्लिक की बात करते हैं तो उसका डेफिनेशन आपका ये बनेगा, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स एट कॉर्नर्स। ठीक है, मैं थोड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा हूँ, उसी में मैंने लिख दिया है। अलग अलग टाइप के अगर एटम्स होते हैं तो उनको अपन कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक, और सिमिलर टाइप के होते हैं तो उनको अपन क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक। यहाँ तक कहानी क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है? हम ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे ना, तब मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ ये किस कैटेगरी का कंपाउंड है, तो वो बताना आपको आना चाहिए, उसी के लिए हम ये क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? और लिख के हो गया होगा तो जल्दी जल्दी बोल दो। ये जो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसके भी दो अलग से क्लास बनते हैं। क्या बनते हैं? दो अलग से क्लास बनते हैं, जिसमें से एक होता है एलिसाइक्लिक, दूसरा होता है एरोमेटिक।
मैं यहीं पे लिख के दे रहा हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो फिर जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, जगह नहीं है ना अभी अपने पास, इतना ही बोर्ड है, तो ये ऊपर का थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यही फिर से मैं यहाँ पर लिखूंगा और फिर से उसकी क्लासिफिकेशन लिखूंगा। तो आपको क्या करना है, एक ही पेज में आप सभी चीजें लिख रहे होगे तो वही के नीचे नीचे लिख लो, ठीक है, वहीं पर लिखना है नीचे नीचे। अब यहाँ पर देख लो, ये जो हेटेरोसाइक्लिक है उसका आगे जाके कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, होमोसाइक्लिक का आगे जाके दो क्लास बनता है, जिसमें से एक तो होता है जिसको अपन कहते हैं एलिसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा हम जिसको कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहते हैं, एरोमेटिक, और एक एलिसाइक्लिक। देखो ये ओपन चेन में जैसे आपके दो बन रहे थे, एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में सभी सिंगल बॉन्ड्स, अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, वैसा ही साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड अगर सैचुरेटेड होगा, दैट इज ईच एंड एवरी बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो उसको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उनको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक। बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आ गई तो मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, जैसे कि असाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये तो थे ओपन चेन के सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, और ये जो दो मैंने यहाँ पर अभी लिखे हैं ये साइक्लिक कंपाउंड्स के सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। क्या आपको कहानी क्लियर है? मैं ये पे लिख देता हूँ, मैं यहीं पे इनको थोड़ा एलाबोरेट कर देता हूँ। ये जो आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ये असल में क्या है, ये असल में है क्लोज्ड चेन, बराबर है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा होगा तो रिकॉर्डिंग से थोड़ा अच्छे से सिस्टमेटिकली देख लेना। वही एरोमेटिक की अगर बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड चेन, ठीक है जी, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई डाउट है यहाँ तक? इनका मैं ये जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल एक एक एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, चिंता करने की बिल्कुल भी बात है। पहले तो आप यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिख के अगर आपका हो जाएगा तो मुझे ऊपर वाला थोड़ा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इसी क्लास को मुझे ऊपर लिखना है फिर से एक बार, और इन दोनों के मुझे आपको एक दो एग्जाम्पल देने हैं, और एरोमेटिक का भी आगे जाके जो क्लासिफिकेशन होगा या फिर एलिसाइक्लिक का जो आगे जाके क्लासिफिकेशन होगा उसका भी मुझे लिखना है। तो यहाँ तक अगर लिख के हो गया होगा तो जल्दी से बोल दो, ठीक है। क्लासिफिकेशन लिख के हो गया है, मैंने बोला था अगर लिख के नहीं हो गया तो रिकॉर्डिंग से बाद में लिख लेना। अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, इन दोनों का जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो मैं बताऊंगा। तो उसके लिए हमें जगह चाहिए होगी, तो मैं ये वाला फिलहाल मिटा रहा हूँ, ये आपका लिख के हो ही गया होगा, है ना। तो देखो ये मैंने मिटा दिया है, ठीक है, ये इसके सारे क्लासिफिकेशन चल रहे थे। अब ये जो नीचे यहाँ पर लिखा गया है कौन सा, एक तो लिखा है असाइक्लिक और एरोमेटिक, इसको मैं यहाँ पर फिर से लिखने जा रहा हूँ। देखो एक तो आपका था कौन, एलिसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा आपका था एरोमेटिक। मैंने बता दिया था अभी कि एलिसाइक्लिक मतलब क्या होगा, एलिसाइक्लिक जिसमें कार्बन कार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, और एरोमेटिक में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि क्लोज चेन का जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, एलिफेटिक सॉरी एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये जो आपके दो क्लास बने हैं, ये जो दो क्लास बने हैं ना, ये ऊपर से आए थे, कहां से आए थे, यहां से आए थे, ये ऐसा करके, ओके। तो एलिसाइक्लिक मतलब फिर से एक बार मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ये वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड, और ये वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। पूरा प्रवचन लिखने की जरूरत है नहीं, उतने आप होशियार हो, आपको समझ में आ जाता है। अब ध्यान दो, आपका ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, इसके भी आगे जाके दो अलग क्लास बनते हैं, ठीक है जी। और जो दो क्लास बनते हैं उनमें से एक का नाम होता है बेंजोइक, या फिर हाँ बेंजोइड लिख देंगे अपन, बेंजोइड्स। दूसरा जो होता है इसको अपन कहते हैं नॉन बेंजोइड्स, ठीक है। अब बेंजीन तो आपको पता है, बराबर है। तो देखो ऐसा हुआ है, ये हुआ कि साइक्लिक कंपाउंड्स में अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल जो बने उनमें से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके बने, बेंजीन के बने, बराबर। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड्स में अनसैचुरेटेड के मॉलिक्यूल्स में बेंजीन के सबसे ज्यादा बने हैं तो उनको भी तो हमें अलग क्लासिफाई करना पड़ेगा ना, बात समझ में आ रही। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, जो आपके एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन थे या ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको भी हमें दो क्लासेस में क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। एक जिनको हम कहते हैं बेंजोइड्स, तो बेंजोइड्स में क्या रहेगा, क्या रहेगा बोलो, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बराबर। तो ये रहेगा आपका बेंजीन और क्या, एंड इट्स
डेरिवेटिव्स मतलब, चलो मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव मतलब उससे आने वाले आगे के कंपाउंड, मतलब आपका ये बेंजीन रहेगा। ये ऐसा बेंजीन, बेंजीन तो आपको पता है ना, कल बताया था बेंजीन क्या होगा, कैसे होगा, ये ऐसा। ठीक है, अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं, कहीं पे कैसे भी लगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नॉन बेंजोइड में क्या होगा, तो वो भी देख लो, वो भी आपका साइक्लिक कंपाउंड्स है, और वो अपने आप में अनसैचुरेटेड भी है, लेकिन वो बेंजीन के अलावा वाला होगा, मतलब बेंजीन को छोड़ के। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो एग्जांपल मान लो आपके पास एक कोई मान लो कि आपके पास ये है, चल इसको मैं थोड़ा और बड़ा निकाल देता हूँ। मान लो आपके पास साइक्लिक 3 कार्बन का एक साइकिल है, और वो अनसैचुरेटेड, दैट इज डबल बॉन्ड होता है, तो ये किस में आएगा, नॉन बेंजोइड में आएगा। बात समझ में आ रही? वैसे ही आपके पास एक साइक्लोब्यूटेन, या फिर ये ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा जो भी बनेगा, बेंजीन को छोड़कर जो एरोमेटिक कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड है, वो कहाँ पे आएगा, नॉन बेंजोइड में। और बेंजीन को पकड़ के जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो कहाँ पे आएंगे, वो आएंगे आपके बेंजीन में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो लिख लो इसको, इसको लिखा जाए। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर को। उसके नोमेनक्लेचर समझने के पहले हमें ये बेसिक क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको पहले तो रीजन दे दूंगा क्यों हमें नोमेनक्लेचर करने की जरूरत है, वैसे मैं आपको ओरली भी बता सकता हूँ। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने पास बहुत सारे प्रेजेंट है, और इतने सारे कंपाउंड्स को याद रखना थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, मान लो, ठीक है, मानने की बात है, मैंने बोला ऐसा रियल भी नहीं होगा, सिर्फ मानना है आपको। लेट मान लो कि एक फैमिली है, और उन फैमिली के घर में, मतलब उनके घर में मान लो कि 7, हाँ 7 बच्चे हैं, और सातों के 7 बच्चे लुकलाइक है। लुकलाइक कहने का मतलब सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। ट्विंस, ट्विंस तो 2 होते हैं, लेकिन ट्विंस से ज्यादा हो गए ना वो, तो उनका जो कुछ भी नाम होगा, उतने सारे सिमिलर बच्चे हैं। अब इतने सभी सिमिलर दिखने वाले बच्चे हैं, तो उनके माँ बाप को थोड़ा क्या होगा, दिक्कत होगा उन सभी को बुलाने में। अगर वो कहेगा कि मतलब सभी का नाम तो, नाम तो अलग अलग रखना पड़ेगा ना, सभी का अगर चेहरा मिल रहा है, नाम अलग अलग रखना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी उनको। मान लो उन्होंने सभी का नाम अलग भी रख दिया, एक का गोलू, एक का छोटू, एक का मोटू, जो कुछ भी रखना है वो रख दिया। तो मान लो उन्होंने गोलू का आवाज दिया और मोलू आ गया, दिक्कत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है, बच्चे शरारती होते हैं, आपको भी होता है, आप भी तो होंगे कि नहीं। तो ये दिक्कत जो है, ये रियल लाइफ दिक्कत है, बराबर। तो ये यहाँ पर भी आपको दिख सकती है, वहां पर वो छोटी लग रही थी, क्यों, क्योंकि 7 ही बच्चे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने आपको बता दिया था, मिलियंस ऑफ मिलियंस कंपाउंड्स होते हैं। तो इन सभी कंपाउंड्स को अगर आपको याद रखना होगा, तो याद नहीं रख सकते यार, प्रॉब्लम है। हमें 2 का टेबल याद नहीं होता था बचपन में, ये इतनी बड़ी चीज कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में आपने 9th में ही सुना होगा, जिसको हम कहते हैं IUPAC। जिसका फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, तो वो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बराबर है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन में है कुछ 2-4 लोग जो बहुत ज्यादा होशियार है केमिस्ट्री के फील्ड में। वो क्या करते हैं, उन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किया है। वो कहते हैं कि अगर आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो करो, तो आपको आसान हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम याद रखना, या फिर उनका नाम जनरेट करना, या फिर बनाना, बराबर है। तो ये जो नोमेनक्लेचर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना, ठीक है जी। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको नाम देने का क्या तरीका होता है, वो हम पढ़ते हैं किसमें, नोमेनक्लेचर में। तो नोमेनक्लेचर के जितने भी रूल्स है, ये रूल्स हमें दिए गए हैं, और किसने दिए हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। IUPAC, इसका फुल फॉर्म आपको पता ही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जब हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो वहां पर 2 तरीके का नोमेनक्लेचर हो सकता है। एक तो जो आपको IUPAC स्टैंडर्ड बताए, बराबर, जैसे कि आपका भी देख लो ना, आपका एक ऑफिशियल नेम होता है और एक घर का नाम होता है, बराबर। घर का नाम मतलब मान लो आपका गोलू है, तो गोलू आपको कोई भी बोल देगा जो आपके घर के आसपास रह रहा होगा, या फिर आपके मम्मी मम्मी पापा जो आपको प्यार से कहते हैं। और एक आपका ऑफिशियल नेम जो आप स्कूल कॉलेजेस में यूज करते हो, वो वाला नेम, सही है। तो ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 2 नेम होते हैं। एक तो जिसको हम ऑफिशियल नेम कहते हैं, या फिर स्टैंडर्ड नेम कहते हैं, जो आपको IUPAC बताता है कैसे करना है। और दूसरा जो नेम होता है, उसको हम कहते हैं कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम मतलब जनरल नेम, जनरली जो यूज किया जाता है, वो वाला नेम, बराबर। तो जैसे आपके 2 अलग अलग नाम है, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी 2 अलग अलग नाम होते हैं। एक IUPAC ने दिया हुआ नोमेनक्लेचर, जिसको हम स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर कहते हैं, और दूसरा कॉमन नेम।
क्या है, कॉमन नेम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कॉमन नेम्स है वो याद रखने का आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कुछ कुछ कंपाउंड्स का आपका कॉमन नेम याद हो जाएगा। कॉमन नेम जो जनरली कैसे भी कहीं पर भी और कहाँ पर भी कैसे भी यूज किया जाता है, तो उसके लिए याद रखने का कोई फिक्स स्टैंडर्ड अपने पास प्रेजेंट नहीं है, वो हमें याद रखना ही पड़ता है, जो कि हम आगे जाके याद रख लेंगे। लेकिन आईयूपैक की नेम जो होता है, आईयूपैक नेम जो होता है, ये ये अगर इसके आप रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ लो ना, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जो है वो बहुत अच्छे से बता सकते हो और वो 100% करेक्ट होगा। ठीक है। एक और चीज, हम यही स्टैंडर्ड क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो हम इस दुनिया में रह रहे हैं, और अगर किसी एक देश का आदमी बोलता है कि मैं इसको ये बोलूंगा, दूसरे देश का आदमी बोलता है मैं इसको दूसरा कुछ तो नाम दे दूंगा, तो दिक्कत हो जाएगी कम्युनिकेशन में। ठीक है ना, बराबर है। अगर आप दुकान में जाते हो और दुकान में आप बोलते हो कि मुझे चीनी दो, उस दुकान वाले को भी पता है चीनी क्या होता है, तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर उसके हिसाब से चीनी का मतलब नमक है और आपके हिसाब से चीनी का मतलब चीनी है, तो आपको चीनी मिलेगा क्या? नहीं, बराबर है ना। तो हर किसी कंट्री में हर एक चीज का नाम सिमिलर होना चाहिए, ताकि जब वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करे तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसीलिए आईपीएक स्टैंडर्ड हर एक कंट्री फॉलो करती है और हमें भी वही पढ़ना पड़ता है, बराबर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो जनरल बातें थी। अब हम क्या करेंगे, आईपीएक के हिसाब से कुछ रूल्स दिए हैं उन्होंने, उन रूल्स का यूज करेंगे, और उन रूल्स को यूज कर हम क्या कर सकते हैं, आराम से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, नाम दे सकते हैं, बराबर। तो चलो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले आपको बहुत ही एक बेसिक सा फंडा बता देता हूँ नॉमेनक्लेचर का। ठीक है जी। तो इस नॉमेनक्लेचर में देखो, आपने अगर थोड़ा नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको पता होगा, तो अगर आपके पास कार्बन नंबर्स अवेलेबल है, तो एक कार्बन को हम मिथ कहते हैं, दो को ईथ कहते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है। लेकिन ये बहुत जनरल टर्म है, या फिर ये बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना हो गया। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँ, बराबर है भाई। अब जब एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। ये आपको पता होता है, ठीक है। मतलब पता भी नहीं होगा तो आपको ये अभी से अपने आप में ये मान लो, या फिर ये अंदर डाल लो कि हमें बहुत डिटेल में स्टडी करनी है। तो यहाँ पर भी आपको पता है डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो नोट्स निकालना है। जितना ज्यादा नोट्स निकाल के रखोगे आप, उतना ही ज्यादा आपको आगे जाके हेल्प होगा। तो आईपैक स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉमेनक्लेचर जब आपको पढ़ना पड़ता है, तो उसका एक आपको मैं बेसिक आइडिया देता हूँ कि नाम हम किस तरह से दे सकते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको अगर आपका खुद का भी नाम अगर आप लेते हो, तो आपका पहले तो आप क्या लिखते हो, नेम। उसके बाद आप क्या लिखते हो, मिडल नेम, बराबर, जो कि अपने पापा का इनिशियल्स वगैरह लिखते हो। और लास्ट में आप क्या लिखते हो, सरनेम लिखते हो, या फिर जिसको हम लास्ट नेम कहते हैं। ठीक है जी, बराबर, लास्ट नेम या फिर सरनेम। तो ये नेम, इसको हम कह देंगे फर्स्ट नेम। देखा होगा अपने फॉर्म्स में इसी टाइप में भरा जाता है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। बात समझ में आ रही। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी इसी पैटर्न में नाम लिखने का तरीका होता है, और ये तरीका क्या होता है ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। 2 मिनट की बात है, देखो। तो मैं अभी बता रहा था कि जैसे कि आप अपना नाम लिखते हो 3 अलग अलग स्टेप्स में, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नाम जो होता है वो अपन बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स में लिखते हैं। कितने स्टेप्स में, ये कितने स्टेप में लिखना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कि आपका ये जो फर्स्ट नेम था, ठीक है, फर्स्ट नेम, उसके बाद आपका क्या था, मिडल नेम, और उसके बाद आपका क्या था, लास्ट नेम, बराबर है जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फर्स्ट नेम होता है, उस फर्स्ट नेम को हम एक नाम देते हैं, और वो जो नाम होता है वो नाम ये होता है, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। ओके जी। और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो आगे लिखा जाता है। ठीक है, टेक्निकल नाम है उसका। मतलब केमिस्ट्री में प्रीफिक्स का, या फिर किसी भी चीज में, किसी भी साइंस में जब पढ़ते हो आप, प्रीफिक्स का मतलब जो सबसे पहले आता है, बराबर। तो प्रीफिक्स ये आपका किसकी जगह लेने वाला है, अभी फर्स्ट नेम का। उसके बाद मिडल नेम जो होता है, ये आपका होता है पेरेंट नेम। ठीक है, पेरेंट नेम, या फिर इसको एक और हम नाम देते हैं क्या, रूट नेम। ठीक है जी। और जैसे आपका लास्ट नेम होता है, तो लास्ट नेम को हम यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या कहते हैं, सफिक्स। क्या कहते हैं, सफिक्स। ठीक है। तो दो चीजें आज आपको, तीन चीजें आपको पता चली। एक क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जैसे आप अपना नाम लिखते हो, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी नाम लिखना है, उसके साथ अन्याय नहीं करना है। जैसे फर्स्ट नेम आप अपना लिखते हो, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फर्स्ट नेम होगा वो उसका प्रीफिक्स होगा। उसके बाद मिडल नेम मतलब उसका पेरेंट नेम या फिर रूट नेम। ओके। और लास्ट नेम मतलब सफिक्स। अब
इस प्रीफिक्स, पेरेंट नेम और सफिक्स में क्या क्या लिखा जाएगा, ये चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। देखो, प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, हम नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब ये नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा। उसके बाद ये जो पेरेंट नेम है या फिर रूट नेम है, ये क्या होता है? ये होता है रूट नेम जो होता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स इन लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है। उसके बाद सफिक्स जो होता है, ये किसका नाम लिखते हैं अपन? देखो, जैसे प्रीफिक्स में हमने लिखा था नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है जी, वैसे ही सफिक्स में हम क्या लिखते हैं, हम लास्ट नेम लिखने वाले हैं ना। अब देखो यहाँ पर प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स में असल में हम दो अलग अलग चीजों का नाम लिखते हैं, ठीक है। अब ये जो दो चीजें होती है, इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला, ये भी मैं बता दूंगा। सफिक्स में भी हम दो टाइप में लिखते हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक कर लेता हूँ ना, अभी मैं बता देता हूँ, मतलब वो बाद में बताने वाला था, मैं यहाँ पर अभी पहले ही बता देता हूँ कि जैसे प्रीफिक्स में जो होता है, प्रीफिक्स में और सफिक्स में हम नाम जो लिखते हैं वो दो अलग अलग पैटर्न में लिखते हैं। कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम हम तीन अलग अलग पैटर्न में लिख रहे हैं। अब जो आपका पहला रीजन हो गया, पहला जो एरिया होगा, उसके भी आपके दो क्लास बनते हैं, ठीक है। वो जो दो क्लास बनते हैं, उसमें से एक जिनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, और दूसरा जो है जिनको हम कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है। और वही सफिक्स की भी बात करें तो सफिक्स में भी आपके पास एक होता है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, और दूसरा आपके पास होता है सेकेंडरी सफिक्स। आज के लिए सिर्फ आपको ये तरीका समझना है, नोमेनक्लेचर अभी आपका अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बस आपको एक बेसिक आइडिया लेना है। अच्छे से स्टार्ट आपका मंडे से होने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल अपने पास समय नहीं है, तो सिर्फ आज के लिए इतना ही आप लिख के रख दो कि प्रीफिक्स में हम दो अलग अलग टाइप के प्रीफिक्स लिखते हैं। एक तो लिखते हैं अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। रूट नेम में ये लिखा ही जाएगा। उसके बाद सफिक्स में भी हम दो तरह के सफिक्स लिखते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री दिया है ना, उसी का नाम प्राइमरी सेकेंडरी में बोल रहा हूँ। ये जो 2 डिग्री है, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, सेकेंडरी, ठीक है। और वही ये प्राइमरी, ये जो 1 डिग्री है, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी। ओके। अब इसमें क्या लिखा जाएगा उसकी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर ये भी प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अब देखो, ये जो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लिखते हैं नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखते हैं? नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या आता है, क्या होता है, ये भी मैं आपको आराम से बता दूंगा, ठीक है। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। और प्रीफिक्स में जो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये देख रहे हैं आपको, ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स या फिर प्राइमरी प्रीफिक्स है, यहां पर हम लिखते हैं इफ देयर इज अ साइकिल प्रेजेंट, ठीक है। अगर साइकिल प्रेजेंट होगा तो उसको हम साइक्लो कह देते हैं। ये साइक्लो वर्ड लगा देना होता है आपको। साइक्लिक अगर कंपाउंड होगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको साइक्लो लगा देना होता है। आज ये आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हो ना, ये तरीका फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। अब तक अपन ने पढ़ा है क्या? नहीं, आपने तो बस डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा था। अभी यहाँ पर हम डिटेल में बात करें तो इतना सारा चीज हमें लिखना पड़ता है एड्रेस के हिसाब से। तो आज फिलहाल के लिए सिर्फ आप ये इतना चार्ट बना के रख दो, इस पर जो डिटेल में बातें होंगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका पेरेंट नेम या फिर रूट नेम है, यहाँ पर जो होगा ये क्या लिखोगे आप? ये हमें, मैंने बोला कि डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। रूल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हम जब उसका नाम लिखते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करते हैं कितने कार्बन का है, और फिर उस कार्बन के नंबर के हिसाब से इसका नाम लिखते हैं। जैसे अगर आपके पास कार्बन जो है वो एक होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मिथ। ये आपको पता है, ये कहीं ना कहीं पे आपने सुना ही है। अगर कार्बन नंबर 2 होगा तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ईथ, ठीक है। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, 1 to 10 कार्बन नंबर तक उनके लिए क्या क्या नाम लिखा जाता है, ये आपको इसके नीचे लिखना है। या इतना काम आप कर लोगे होमवर्क के लिए, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा होमवर्क, नहीं तो सुस्त हो जाओगे, है ना। तो एक कार्बन के लिए कहते हैं मिथ, दो के लिए ईथ कहते हैं। अब 3 के, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए कितना क्या क्या कहा जाता है वो आपको थोड़ा पता होगा। नहीं पता होगा तो कहीं से ढूंढ के यहाँ पर लिख दो, मैं कल या फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तब मैं फिर से वो बता ही दूंगा आपको, ठीक है। अब ये जो आपका प्राइमरी सफिक्स है, इसमें हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं नाम, और ऐसा नाम वो डिपेंड करता है, नाम इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन
मैं ऐसे कर देता हूँ, कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, समझ जाएगा ना आपको। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के नेचर पर डिपेंड करता है कि हम क्या लिखेंगे। जैसे कि अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखते हैं, ANE, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तब हम क्या लिखते हैं, तब हम लिखते हैं ENE। वही कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लिखेंगे YN। ये भी आपने कहीं ना कहीं पे पहले सुना ही होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है, यहाँ पर आप लिखते हो क्या, तो यहाँ पर आप लिखते हो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज के लिए हमने सिर्फ क्या कर लिया है, एक बेसिक आइडिया ले लिया है, हम ये रीजन समझ लिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम नाम क्यों लिखेंगे, क्योंकि अपने पास इतना बड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इतना सारा नंबर है, उनको याद रखने के लिए हमारे पास कुछ एक शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए। तो यही शॉर्ट ट्रिक जो है हम इस स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे। जिस तरह आप अपना नाम लिखते हो तीन अलग अलग फैक्टर, अलग अलग चीजों में, या फिर वही जो यहाँ पर मैंने बताया तीन अलग अलग स्टेप्स में लिखते हो, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी तीन अलग अलग स्टेप होगा, एक प्रीफिक्स, दूसरा पेरेंट नेम, तीसरा सफिक्स। तो प्रीफिक्स में दो अलग अलग टाइप के प्रीफिक्स, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी। सेकेंडरी में लिखते हो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, इसमें क्या लिखते हैं, साइक्लो वर्ड, अगर साइक्लिक चेन होगा तो लिखते हैं साइक्लो। उसके बाद पेरेंट नेम, रूट नेम मैंने बता दिया, ये कार्बन नंबर पर डिपेंड करता है, एक होगा तो मिथ, दो होगा तो इथ, और आगे के लिए होमवर्क को आपको मैंने दे ही दिया है। इसके बाद सफिक्स दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में मैंने बताया है नाम जो हम लिखते हैं, या फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हो क्या लिखा जाएगा, तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के हिसाब से ANE ENE या फिर YNE लिखा जाएगा। और सबसे लास्ट जो आपका सेकेंडरी सफिक्स जो कि एंड पार्ट होगा आपके नाम का, वहां पर आप लिखते हो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए हमने बस दो अलग अलग चार्ट बनाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपके पास लिखे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, और अगर डाउट नहीं होगा तो क्लास को यहीं पर खत्म कर देंगे, ठीक है। और बाकी का पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर हम रुकने जा रहे हैं, गुड बाय, ठीक है जी। पढ़ाई करते रहो, बाय बाय, मिलते हैं मंडे को।